बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सोबर। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। एक बार फिर आपकी सुबह को बाखबर बनाने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, बड़े दिनों से हम ये कवर कर रहे हैं, बड़े दिनों से आपको इस हवाले से तबसरे और तज्जिए भी दे रहे हैं कि सार्क कॉन्फ्रेंस में कभी भारत की तरफ से बयानबाजी होती है और बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी जाती हैं। स्पेशली 15 अगस्त की नरेंद्र मोदी की स्पीच के बाद से बहुत ज्यादा बयानबाजियां सामने आने में आ गई है, लेकिन इसका जवाब पाकिस्तान की तरफ से भी आ रहा है। लेकिन इन दोनों तरफ से बयानबाजियों के बाद मसला और खतरा सार्क की कॉन्फ्रेंस को पड़ गया। सार्क कॉन्फ्रेंस जब होगी तो क्या उसमें भारत के वजीर आजम की शिरकत अब कंफर्म हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? इन सख्त बयानबाजियों के बाद अब ये तमाम चीजें शकू को शुबहात में पड़ गई हैं। अब शुबे आने लगे हैं कि आया सार्क कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, बिलखुसूस इन बयानबाजियों के बाद। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, सीनियर एनालिस्ट। उनके साथ तशरीफ फरमाए तनवीर शहजाद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। अब सार्क कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करें, तनवीर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। कश्मीर का मसला शुरू हुआ, भारत की तरफ से शुरू हुआ। उनके वजीर दाखिला आते हैं सार्क के वज़ीर दाखिला के कॉन्फ्रेंस के अंदर, इजलास के अंदर, वहां भी उनकी तरफ से मसले शुरू हुए। नरेंद्र मोदी मसला शुरू कर देते हैं। अब क्या आपको लगता है कि वहां से नरेंद्र मोदी का यहाँ आना पॉसिबल? देखिए, ये जो सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता दावत दी हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और वहाँ से कन्फर्म किया जा चुका है कि वो पाकिस्तान आएंगे। अभी तक ये खबरें आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जो खबरें आ रही हैं कि शायद अनसर्टन हो गया उनका आना, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कोई हमारे पास ऐसा सोर्स से इतला नहीं है कि भारत ने सरकारी तौर पे कहा हो कि वो नहीं आ रहे। नवंबर के अंदर सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होने जा रही है। दो किस्म के नुक्ता नज़र पाए जाते हैं। पहला नुक्ता नज़र ये है कि अगर मोदी ने पाकिस्तान नहीं आना था तो वो इतने हाई प्रोफाइल अपने इंटीरियर मिनिस्टर को क्यों भेजते? भारत जो है ये शीशे के घर में बैठा हुआ है, अमन उसकी भी ज़रूरत है, उसको तकलीफ नुकसान पहुंच रहा है ये जो कशीदगी बढ़ रही है पाकिस्तान और भारत के माबैन। अब ये जो मनीर अकरम पाकिस्तान के सफारतकार रहे हैं, इन्होंने कल डॉन के अंदर लिखा, इन्होंने कहा कि इस मौके पे पाकिस्तान का इंडिया से जो मुज़ाकरात करना है ये कश्मीर के अंदर डीमोरलाइज करेगा कश्मीरियों के हौसलों को, इसलिए ये मुज़ाकरात कामयाब तो होने नहीं है। इंडिया इससे टाइम लेगा, पाकिस्तान को इससे दूर रहना चाहिए और ये करना चाहिए। अगर ये थिंकिंग पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस पे प्रिवेल की, इस बात के चांसेस बहुत कम है कि मोदी यहाँ आ सके। देखिए, सार्क है क्या? ये जो गुफ्तगू करना, मिल बैठना, 2004 में ऐसी ही कशीदगी थी। पाकिस्तान में सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई, वाजपेयी साहब ने एक सरप्राइज़ दिया और यहाँ आए, बातचीत की और जामिया मुज़ाकरात शुरू हो गए। जहाँ पे इस वक्त सूरत हाल ये है कि सार्क के हवाले से पाकिस्तान ने जो पोजीशन ली हुई है, जितना एग्रेसिव अंदाज में कश्मीर के मसले को आलमी सतह पे उठाया है, भारत में इसको पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखा जा रहा। और जो बयानबाजी बलूचिस्तान के हवाले से की है, वह उससे पाकिस्तान की रायमा के ऊपर बड़े मनफी असरात पड़े हैं। मैं बाज़ का फारूक साहब ये कहा करते हैं कि मोदी के आने से यहाँ एक रद्द-ए-अमल भी पैदा होगा, और वो सही कहते हैं, और ये इस बात का इम्कान है कि ऐसा बड़े ऑकवर्ड हो गए ना तनवीर साहब, क्योंकि बलूचिस्तान के बारे में, कश्मीर के बारे में जब इतनी सख्त बयानबाजियां आएंगी फारूक साहब, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अवाम की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आएगा। लेकिन मोदी साहब क्या उसी तरीके से जिस तरह वाजपेयी साहब ने 2004 में सरप्राइज दिया, अब सरप्राइज दे सकते हैं जैसे लाहौर में भी दिया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात तो सही है कि एक इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो हालात हैं उससे पाकिस्तान में कितना आप दिखा गम और गुस्से की जो लहर है। रोज एंटी मूडी प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, इंडिया के झंडा पाकिस्तान में जलाए जा रहे हैं, ठीक है ना? तो उसके अलावा बाद आप देखिए बलूचिस्तान वाली तकरीर उनकी, वो तो बिल्कुल कहते हैं ना, फॉरेन ऑफिस ने भी कहा कि ही इज क्रॉस द रेड लाइन। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हालात बिल्कुल कंड्यूसिव नहीं है, साजगार नहीं है। पाकिस्तान की अवाम, मेरा नहीं ख्याल है कि वो मोदी साहब को वेलकम करेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखें, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, उनके इंटरनेशनल प्रेशर पे बहुत है कि जनाब आप मामला को थोड़ा कंट्रोल में लेके आए। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लेके आए। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि मोदी साहब बेसिकली हैं तो ड्रामाबाज आदमी, मैंने पहले भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। ही माइट जस्ट कम एट द लास्ट मिनट और यहाँ कई ऐसी बातें करें, वो जो होता ना कि पाकिस्तान के लोगों को डैमेज कंट्रोल करने के लिए वो थोड़ा लोगों को अपने पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप को मीठी बातें, आपकी वाली बात को मीठी बातें करें, को ये करें और कहें जी बस हम मुज़ाकरात शुरू करते हैं और चले जाए बातें। तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हिम, ये वो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान के अवाम are not going to welcome Prime Minister Modi to Islamabad.
बलोचिस्तान के बयानात के बाद जगह रहती किधर है तनवीर साहब कि हम वेलकम करें, हमें तो एहतजाज करना चाहिए। भारत के ऊपर भी एक आलमी बरादरी का दबाव है हालात को मामूल पे लाने के लिए। दोनों सिविलियन हुकूमतों जो लीडरशिप है ये भी चाहती है कि ताल्लुकात को नॉर्मल किया जाए और मामूल के मुताबिक होने चाहिए ताल्लुकात। देखिए सार्क क्या करता है, सार्क जो है ये आपकी ट्रेड की बात करता है, कल्चरल एक्सचेंज की बात करता है, स्मगलिंग रोकने की बात करता है, खित्ते में तावन बढ़ाने के जो तरीके हैं उसकी बात करता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर वो आ जाएं। दो एटमी मुल्कों का आपस में कशीदा सूरत हाल में रहना, जंगी कैफियत बर्पा कर लेना, ये ना इंडिया के मुफाद में है ना पाकिस्तान के मुफाद में है। हमें तो गुर्बत दूर करनी है, हमें अपने लोगों के हालात बदलने हैं। अगर हम जंगों की तरफ से, टेंशन की तरफ से जाएंगे तो दोनों मुल्कों में फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं और ना इंडिया तरक्की कर सकेगा ना पाकिस्तान कर। आपने सही फरमाया कि मसला तो कोई नहीं है, हर्ज तो कोई नहीं है मिल बैठने में, लेकिन तनवीर साहब फिर उनका एटीट्यूड भी तो ऐसा हो कि मिल बैठने वाला हो, वो जिस तरीके से उनके वजीर दाखिला गए हैं, वैसा तो ना हो। या तो ओवरनाइट इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में को बहुत बड़ी पॉजिटिव तब्दीली आई कि वहां पे जो उन्होंने 80-85 लोगों को शहीद किया है और कितने लोग वहां पे अपनी बिनाई लूज कर गए वो पैलेट गन्स के ऊपर। इंडिया के अंदर शोर पड़ गया है कि ये पैलेट गन्स जो हैं इनको इस्तेमाल किया गया वहां पे। तो मैं ये समझता हूँ कि या तो एक तब्दीली है कि पाकिस्तान के अवाम मुतमईन हो कि हाँ अभी मोदी साहब सीधे रास्ते पर आ गए और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में मजालिम जो है वो कम हो गए, फौज विड्रॉ होगी, कोई इस किस्म की बड़ी वो बात करेंगे तो फिर यहाँ थोड़ा। और दूसरा बलूचिस्तान में या और पाकिस्तानी इलाकों में अगर ये हमारे सिक्योरिटी इदारे भी इशारा दें कि हाँ जनाब उनकी इंटरफेरेंस में कमी आई है रॉ की, तो फिर लोगों के थोड़े जज्बात थोड़ा ठंडे होने के इम्कान है। लेकिन तनवीर साहब यहाँ 15 अगस्त को वो स्पीच करते हैं, नवंबर में सार्क का कॉन्फ्रेंस का इजलास है, इतनी देर में इंटरवेंशन का कम होना, उनका एटीट्यूड ऑल ऑफ अ सडन पॉजिटिव हो जाना, क्या ये पॉसिबिलिटी है भी या नहीं भी हो तो हमारे पास और ऑप्शन क्या है? देखिए दो एटमी मुल्क हैं, दोनों में इख्तलाफात हैं, कशीदगी है, टेंशन है। आप इसको मुलाकात के जरिए, गुफ्तगू के जरिए, डायलॉग के जरिए गलतफहमियां रिमूव कर सकते हैं। आगे जाने का जो रास्ता है, अगर मिलके बैठेंगे नहीं, अगर आप इस तरह की पॉइंट स्कोरिंग में आ गए कि हम आपके यहाँ नहीं आते, आप हमारे यहाँ नहीं आते, तो उसके नतीजे में मसाइल हल होने की बजाय मसाइल बिगड़ सकते हैं। देखिए पाकिस्तान की ये हिस्ट्री रही है कि माजी के अंदर बहुत से ऐसे मौके आए हैं जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया जो हैं वो बज़ाहिर एक बड़ी कशीदा फ़ज़ा में थे, वो बड़े सख्त मुकाबले की कैफियत में थे, लेकिन जो फॉरेन ऑफिस बैक चैनल पे बात कर रहा था, जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है इसका हल कर रही थी, उसने आखिरकार काम किया। मैं आज भी फारूक साहब के आर्गूमेंट से एग्री करते हुए मैं फिर भी ये सोचता हूँ कि इसमें कोई ना कोई मुलाकात का रास्ता निकल सकता है। आने के इम्कानात अभी खत्म नहीं। बड़े अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन है, वहां से ऑफिशियली अगर नहीं भी बोला गया तो कयास आराइयां दोनों मुमालिक में यही जारी है कि सार्क कॉन्फ्रेंस के अंदर नरेंद्र मोदी साहब का पाकिस्तान आना, उसके इम्कानात बड़े कम होते जा रहे हैं, बड़े ब्लीक इम्कानात है। अब देखना यह है कि लाहौर के जो विजिट था उसकी तरह कोई सरप्राइज तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे हर लीडर पर बात आ जाएगी, नवाज शरीफ पर आ जाएगी, इमरान खान साहब पर आ जाएगी, उनको भी बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है, अल्ताफ हुसैन साहब की बातों पर आ जाएगी, तहरीक इंसाफ डेफिनेटली सब पे ही आ जाएगी। फिर तो बात किसको छोड़ेंगे? देखिए ना, अब मिसाल के तो नवाज शरीफ साहब गए थे 2 साल पहले, वो जनाब उनकी जो मित्तल, वो जो स्टील जॉइंट है, उनके घर प्राइवेट पार्टी में चले गए, वापस आके उनकी कोई डीब्रीफिंग होनी चाहिए थी कि जनाब आपका उनकी प्राइवेट पार्टी जाने का क्या काम था। तो मेरा मतलब यह है कि रवाबित शब्द रखे वहां पे। डॉक्टर कादिर साहब का पूरी दुनिया जानती है कि पत्नी 100-150 जो ममालिक हैं उनमें इनके ये जो मिनहाजुल कुरान के सेंटर वो खुले हुए, ठीक है ना जी। फारूक साहब आप देखिए तलाल चौधरी क्या कह रहा है। तलाल चौधरी पार्लियामेंट का रुकन है, अगर उसने गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो कहता है कि वेस्ट के बाद मिनहाजुल कुरान को सबसे ज्यादा फंडिंग जो है वो इंडिया से आती है। अगर ये बात दुरुस्त है तो इस बात को देखा जाना चाहिए, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। देखिए पाकिस्तान का एक बंदा शहरी है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उसका अहम रोल है, वो एक बड़ी एहतजाजी तहरीक चला रहा है पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत के खिलाफ।
उसकी फंडिंग कहां से आ रही है, उसके पीछे डोरियां कौन हिला रहा है, उसके सही। पीछे अजाइम क्या है, इनकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन और तारुल कादरी साहब साहब को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। तारुल कादरी साहब तो अभी तक सियासत में बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर भी नहीं आए, इलेक्शंस भी नहीं उन्होंने लड़े। उनके बारे में ये बात की जा रही है, तो जो हमारे सियासतदान बाज़ाब्ता तौर पर आ चुके हैं, हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनके बारे में कौन बात करेगा? ये आपकी बात सही है। वो भी जब इंडिया जाते हैं, उनके क्या रवाबत हैं, उनको क्या फंडिंग मिलती है। देखें, ये एक शख्स की बात नहीं है, ये तो इस निजाम में बड़े बड़े लोग हैं जो कि फंडिंग लेते हैं, वेस्ट से भी, इंडिया से भी, और भी बड़े ममालिक से, ठीक है ना जी। लेकिन डॉक्टर कादरी साहब के बारे में मैं ये कहूँगा कि कोशिश अब ये है कि जो उन्होंने पिछले 3-4 दिनों में प्रेशर जनरेट किया गवर्नमेंट के ऊपर, अब किसी तरह उस प्रेशर को डाइल्यूट किया जाए। डॉक्टर कादरी साहब अब ओपनली बता रहे हैं कि जनाब PMLN की जो टॉप लीडरशिप है लोग, वो मेरे पास लंदन में आए, मेरे पास पाकिस्तान में आ रहे हैं। सिर्फ एक बात बता दें, को पकड़े ये कि भाई खुदारा, गुजरात में दफ्तर खोलना जायज है, फैक्ट्री में मजदूर आना नाजायज है, ये क्या बात है? ठीक है, सही है। हम इस चीज़ को तो हम मानते हैं कि तारुल कादरी साहब को कम से कम वो गुजरात में होने वाले मुस्लिम कुछ फसादात के बारे में अपनी लबकुशाई नहीं करनी चाहिए थी। उनको कुछ ना कुछ बोलना तो चाहिए था, एटलीस्ट उसके बारे में कुछ चीज़ तो बोलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं बोला। अब ये चीज़ भी हमारे सामने है कि तारुल कादरी साहब तहरीक-ए-क़सास चला रहे हैं और अब ये चीज़ सामने आई। ये टाइमिंग बड़ी अच्छी है। हमारे आज